ठीक है, तो हम लोगों का मोशन इन अ प्लेन यानी काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नए चैप्टर पे चलेंगे। ये चैप्टर फिज़िक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फिज़िक्स के हर चैप्टर में ये चैप्टर काम आने वाला है, ऐसा है। ठीक, इसके बाद जो है लॉज ऑफ मोशन, ये तो मैं अभी से बोर्ड्स का पढ़ा रहा हूँ। मैं एंट्रेंस का पढ़ाऊँगा तो लॉज ऑफ मोशन बोर्ड्स में, यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक वाला लॉज ऑफ मोशन और NLM आपका एंट्रेंस का काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा थेरी डिस्कस करेंगे। जब हम एंट्रेंस के लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे, इसको कहते हैं NLM शॉर्ट में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एंट्रेंस का जो NLM है उसमें बहुत सारा अपने को क्या करना है, प्रॉब्लम्स के बारे में सीखना है। पुली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, टेंशन निकालो, फोर्स निकालो, स्प्रिंग फोर्स निकालो, ये सब अपने को वहाँ पर सीखना है। तो काफ़ी डिफरेंस होगा दोनों चैप्टर्स में। ठीक है, ये जो आपकी बुक का लॉज ऑफ मोशन है, इस लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ लॉज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं किया है, इसमें वर्क फॉर एनर्जी भी है, इसमें सेंटर ऑफ मास भी है, इसमें बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लिया है। रोटेशन मोशन से रिलेटेड टॉर्क को भी यहीं पे डिस्कस कर लिया है उसने। तो पूरी खिचड़ी पका दी है चैप्टर की। मेरे हिसाब से चैप्टर्स को अलग अलग होना चाहिए था। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो सबसे इम्प्रॉपरली डिज़ाइन चैप्टर है वो लॉज ऑफ मोशन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिज़ाइन नहीं किया बराबर उसको। ठीक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंसेस पढ़ेगा उसका ओपिनियन यही होगा। इसने अच्छी स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर्स की रेफरेंसेस पढ़ी है, वो बोलेगा ये कैसे डिज़ाइन कर दिया चैप्टर को। ठीक है, चलो तो लॉज ऑफ मोशन जो है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है कैन यू रिकॉल वाले जो सवाल हैं उसको पढ़ते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, मोशन के कितने टाइप होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमने क्या कर दिया है, उसको क्लासीफाई किया था। हमने बोला था एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, एक क्या होता है 2 डायमेंशनल मोशन, एक क्या होता है 3 डायमेंशनल मोशन। बताया था मैंने कि मोशन जो है अगर ये देखा जाए कि वो कैसे चल रहा है, एक एक्सिस के अलाउंग चल रहा है तो 1 डायमेंशन, प्लेन में चल रहा है तो 2 डायमेंशन, स्पेस में चल रहा है तो 3 डायमेंशन। और अगर उसके पाथ को देखा जाए तो पाथ के हिसाब से तो बहुत सारे, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, केओटिक मोशन। पाथ को देखा जाए तो ऐसे डिफाइन कर सकते, क्लासीफाई कर सकते। तो मोशन बेसिकली क्या है, 3 टाइप के हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, तो लाइन में चलेगा तो 1 डायमेंशन, प्लेन में चलेगा तो 2 डायमेंशन और स्पेस में चलेगा तो 3 डायमेंशन। ठीक है ना, चलो इस तरीके से ये हो। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड व्हाट आर दे। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बोलो। काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन सी हैं, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू u प्लस AT, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। ठीक है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या है हमारे पास, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, V इज इक्वल्स टू u प्लस AT और V स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझा, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई टू मोस्ट बॉडीज वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ्स। तो न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है वो मैक्सिमम बॉडीज़ पर लग जाता है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है, NLM जो पार्ट होता है, ये सिर्फ पॉइंट पार्टिकल्स पे लगता है। किन पे लगता है, पॉइंट पार्टिकल्स पे। ये बॉडीज़ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ये सिर्फ किस पे लगता है, पार्टिकल्स पे लगता है। लेकिन हम बॉडी को क्या कर देते हैं, एक पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं। वो कौन सा पार्टिकल है, वो पार्टिकल होता है सेंटर ऑफ मास। कौन सा पार्टिकल होता है, सेंटर ऑफ मास। तो पूरी बॉडी को क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक पार्टिकल है। फिर पार्टिकल है तो पार्टिकल पे लग सकता है न्यूटन का लॉ। तो इसी वजह से क्या कर देते हैं हम लोग, पूरी बॉडी को क्या मान लेते हैं कि वो एक पार्टिकल है। तो याद रखना सबसे पहली बात कि न्यूटन का लॉ है, जितने भी लॉज है, 3 लॉज है मोशन के, वो तीनों के तीनों कहाँ लगते हैं, पॉइंट पार्टिकल पे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, पॉइंट पार्टिकल पे लगते हैं। लेकिन हम तो पूरी बॉडी हैं, तो हम पे कैसे अप्लाई हो जाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी को क्या करेंगे, एक पार्टिकल मान लेंगे। समझ में आ गया, कौन सा पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, उससे रिप्लेस कर देते हैं बॉडी को और फिर उस पर न्यूटन का लॉ अप्लाई करते हैं। समझ आया, ठीक है। चलो भाई, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों को हमारे आसपास की ये क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है ना, पूरी मैकेनिक्स जो है ना न्यूटन के 3 लॉ पर बेस्ड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरी की पूरी मैकेनिक्स जो है न्यूटन के 3 लॉ पढ़ लो, उसी पर बेस्ड है।
वही पढ़ना होता है उसके अंदर, ठीक है ना। चलो भाई, तो उसके बाद ऑल बॉडीज आर गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इनटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रेविटेशन हम लोग को समझता है ना, क्या होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फ़र्क होता है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फ़र्क है? 10th में पढ़ के आए ना तुम लोग। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फ़र्क होता है, बोलो। ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स, और ग्रेविटी वो फोर्स जिससे अर्थ खींचती है कोई भी ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है मास m1 का, ये ऑब्जेक्ट है मास m2 का, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ इसको खींच रहा है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है? ये भी तो बड़ा सा मास है ना, मास ऑफ द अर्थ। अर्थ भी तो बड़ा सा मास है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? दो बॉडीज जिनके पास मास है, वो एक दूसरे को अगर क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उनके बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक जनरलाइज्ड टर्म है, लेकिन अगर दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाए तो इसका स्पेशल नाम क्या रख देते हैं? ग्रेविटी। समझ आ गया? कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को खींचेंगी तो क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। समझ आ गया? लेकिन दो बॉडीज में से एक बॉडी अगर अर्थ हो जाए तो नाम क्या पड़ जाएगा? ग्रेविटी। क्या उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोल सकते? बोल सकते, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टर्म हमने बनाया है, क्या? ग्रेविटी। समझे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब समझा एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। अब समझा? ठीक है ना, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलो भाई। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, क्या होता है वेट? बोलो। ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ जकी खड़ा है, तो अर्थ जकी को जितनी ज़ोर से खींचेगा, जितने फोर्स से खींचेगा, वही वेट होता है ना। तो वेट क्या चीज़ है? फोर्स एक्सर्टेड बाय दी अर्थ। अर्थ जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींचता है उसी को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है ना, चलो ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फॉर फिक्स्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोगों को पता है। फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये पढ़ा है आपने। ये पूरी तरीके से सही फार्मूला नहीं है। फोर्स का एक्चुअल फार्मूला इज dp बाई dt। ये है फोर्स का सही फार्मूला। ये सिर्फ तब लगेगा जब मास कांस्टेंट होगा। फिर आगे जा करके भी रॉकेट वाले केस कराऊंगा, एंट्रेंस के क्लास में रॉकेट के केस कराऊंगा। रॉकेट वाले केस में मास वेरिएबल हो जाता है, तो उस वजह से ये फार्मूला वहाँ पर नहीं लगता, ये लगाना पड़ता आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो याद रखना कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब मास क्या हो? कांस्टेंट हो। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन। यही तो बोला उसने, बस रिकॉल कर लो। उसके बाद बॉडीज पोजेस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन एंड मोशन रिस्पेक्टिवली व्हिच मे चेंज। देयर टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन के बारे में तो बात करूँगा आगे में। अभी फिलहाल तो याद रखो, काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? जो मोशन में होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होती है? पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव चीज़ है, ये पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। अभी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? बोलो, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? देखो समझो, ये फॉर एग्जांपल 0 लेवल है। अब ये फॉर एग्जांपल क्या करेगा? इसको पकड़ के खींचेगा। मैं क्या करता हूँ? इसको ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ। ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा बताओ? 10th में 9th में पढ़े हो ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m का। आपने क्या कर दिया? इसको ऐसे ऊपर लेके गए। तो मुझे बताओ, क्या अर्थ इसको नीचे खींच रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स से? हाँ, खींच रहा था। आपने उसके अगेंस्ट काम करके उसको ऊपर लेके गया, तो आपने अपनी एनर्जी खर्च की, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? इसके पास चली जाएगी। कौन से फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझा? क्लियर हो गया? ठीक। अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या अस्यूम कर लेते हैं? 0। ये सब अजम्पशन पे रिलेटिव बात है। समझ आ गया? ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो ये जिस लेवल पे है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, अभी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, लेकिन अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये मेरा रेफरेंस लेवल है। तो अब उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस पे उसको रखा हुआ है ना, जिस लेवल पे, उस लेवल पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? 0। समझ आ गया? तो अगर आप रेफरेंस लेवल अभी ग्राउंड को मान लेंगे तो उसके हिसाब से हम सबके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? अर्थ हमको नीचे खींच रहा था, फिर भी हमने अपनी एनर्जी खर्च करके क्या हो गए? ऊपर चढ़ के आके यहाँ बैठ गए। समझ आ गया? तो आप सबके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसी सरफेस को हम क्या मान ले?
जीरो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, तो क्या होगा? आप बोलोगे सबके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ये तो डिपेंड किस पे करती है पोटेंशियल एनर्जी? रिलेटिव पोजीशन पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली डिफाइंड नहीं, डिफाइन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना इस बात का, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। वर्क पर एनर्जी एंट्रेंस की क्लास में डिफरेंट चैप्टर पढ़ना है हम लोग, ये तो मैं सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ा रहा हूँ जो बुक में दिया हुआ है, ठीक। चलो भाई, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात, रिकॉल कर लिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो है न्यूटन के लॉ वगैरह मुझे पढ़ाने हैं, और उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो इसको देख लो एक बार, जो जो क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एमसीक्यू सॉल्व कर लिए मॉड्यूल का, डाउट्स आए? अच्छा, इसके बाद डाउट सेशन ले लेते हैं। तो कल से स्टार्ट करेंगे मूल कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एंट्रेंस का। चलो, तो अब जो है सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि मोशन क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये मोशन क्या है। क्या है मोशन, बताओ जल्दी बोलो, मोशन को डिफाइन करो। सोने का नहीं, क्लास में पिटाई शुरू कर दूंगा मैं। बोलो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट की क्या होती है? पोजीशन चेंज होती है। क्या कह रहा हूँ मैं? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक और चीज़ बताई थी मैंने, टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या टाइम। टाइम के हिसाब से या सराउंडिंग के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो मोशन में। सोने का नहीं है, रिपीट करो, क्या होता है मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। तो अभी तुम मोशन में हो या नहीं हो? मोशन में नहीं हो, तुम मेरे हिसाब से मोशन में नहीं हो। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, एक को स्पेसशिप में बैठा के मून पे भेज देता हूँ, तो उसके हिसाब से तुम क्या हो? क्यों? अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इस वजह से वो क्या बोलेगा? ये सब तो मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट क्या है? रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी के हिसाब से होते हैं, समझे। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई रेस्ट पर है तो किसके हिसाब से बताना पड़ेगा। कोई मैं बोल रहा हूँ मोशन में है तो किसके हिसाब से बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जकी और अनस क्या है? बस में बैठे हुए, अब बस चल रही है, समझ में आता है। जैद बाहर खड़ा है बस के। अब अगर हम लोग जकी और अनस को एक दूसरे को पूछेंगे कि जकी रेस्ट पर है क्या, तो अनस बोलेगा हाँ रेस्ट पर है। जकी को पूछेंगे तो जकी क्या बोलेगा? अनस रेस्ट पर है। समझ आ गया? अनस क्या बोलेगा? जकी रेस्ट पर है। लेकिन जैद को पूछेंगे तो जैद क्या बोलेगा? सर दोनों मूव कर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? जो दो लोग एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पर है, तीसरे के हिसाब से क्या है? मोशन में है। समझ आ रहा है? भेजे में जा रही बात, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है, किसके हिसाब से हो रहा है ये बताना पड़ेगा। और अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हम ये अस्यूम कर लेंगे कि वो अर्थ के हिसाब से। समझ आ गया? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, नहीं बताया किसके हिसाब से, तो क्या अस्यूम कर लेंगे? अर्थ के हिसाब से। समझ आया? ठीक है ना। चलो, तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। इसके बाद अब जो है हम लोग जो है ब्रांचेज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रांचेज ऑफ मोशन। अब मोशन की स्टडी दो भागों में बढ़ जाएगी यहाँ से। सबसे पहला जो हम अब तक पढ़ते आए उसको कहते हैं स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में और दो कैटेगरी है, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनेमिक्स। स्टैटिक में क्या करते हैं? स्टैटिक में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे तुम रुके हो तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अगर तुम रुके हो, तुम्हारी स्टडी करेंगे तो क्या होगा? स्टैटिक में आएगा। समझ आता है? ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट इन मोशन की स्टडी करनी है, ऑब्जेक्ट इन मोशन की स्टडी करनी है, तो उसको कहाँ स्टडी करेंगे? काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। कहाँ स्टडी करना है? काइनेटिक्स में। तो स्टैटिक में क्या स्टडी करेंगे? उन ऑब्जेक्ट्स की जो रेस्ट पर है, और काइनेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे? उन ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन में। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद काइनेमेटिक्स में क्या होगा और डायनेमिक्स में क्या होगा? काइनेमेटिक्स में ये होगा कि मोशन हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार चल रही है, फैन चल रहा है, इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन मोशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, रीजन क्या उसके पीछे का,
वो कहाँ पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, समझा, ठीक है ना। तो डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। मोशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये कहाँ पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में। यानी यहाँ पर मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन कॉज की स्टडी नहीं करेंगे, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पर मोशन की स्टडी करेंगे प्लस कॉज की भी स्टडी करेंगे, तो दोनों की स्टडी करेंगे। और कॉज यानी क्या, फोर्स। मोशन का कॉज क्या होता है, मोशन का रीजन क्या होता है, फोर्स होता है, समझे। तो इस तरीके से हम लोग अब ये देख चुके हैं कि मोशन क्या है, बताओ जल्दी से, मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अनस बोलना है वरना पीट पीट के बुलवाऊंगा मैं, समझ आया, ठीक है। तो मोशन क्या है, बोलो, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या टाइम। ब्रांचेस ऑफ मोशन क्या है, बोलो, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। स्टैटिक में किसकी स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और काइनेटिक्स में ऑब्जेक्ट इन मोशन। काइनेटिक्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, कौन कौन सा, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। डायनेमिक्स में मोशन की स्टडी करेंगे प्लस कॉज की भी स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, डायनेमिक्स में मोशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी के हिसाब से रेस्ट पर है तो किसी के हिसाब से क्या है, मोशन में। जैसे अनस और ज़की एक दूसरे के हिसाब से क्या थे, रेस्ट पर थे, लेकिन जैद के हिसाब से मोशन में थे, ठीक है। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया। अब क्या है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। मैंने आपसे कहा कि हम लोग अगर पाथ देखेंगे कि पार्टिकल क्या पाथ ले रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे पार्टिकल जो है कभी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कभी सर्कल में घूमता है, कभी क्या करता है, रोटेट करता है, या फिर कभी क्या करता है, ऑसिलेट करता है, कभी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये सब में कुछ तो कंडीशंस होंगी कि कौन सी कंडीशन पर पार्टिकल ये परफॉर्म करेगा, कौन सी कंडीशन पार्टिकल ये परफॉर्म करेगा, और कौन सी कंडीशन में पार्टिकल ये परफॉर्म करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो उसकी कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। तो पार्टिकल जो पाथ लेता है उसको क्या टर्म बोलते हैं, टर्म क्या है, ट्रेजेक्ट्री। क्या टर्म है, ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ फॉलोड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, समझे। तो ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ होती है, ट्रेजेक्ट्री जो होती है उसको आसान भाषा में क्या कहते हैं, पाथ फॉलोड। क्या होता है, पाथ फॉलोड। उसका क्या पाथ उसने लिया है उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब जो है स्ट्रेट लाइन अगर मोशन परफॉर्म करना है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करना है, तो पार्टिकल को क्या ट्रेजेक्ट्री लेनी, क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशंस फॉर डिफरेंट मोशन, ठीक है। ये नया आया है सिलेबस में, इससे पहले ये नहीं हुआ करता था, ठीक। तो कंडीशंस फॉर डिफरेंट मोशन, सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन की कंडीशन देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन की कंडीशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकती है। जब जीरो होगी तो ए बार यानी एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन विल रिजल्ट इन रेक्टिलिनियर मोशन। समझे क्या कह रहा हूं मैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैं कोई भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दूं, क्या करेगा वो, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यहां भी मारूंगा तब भी कैसा जा रहा था, वो रोटेट क्यों किया, क्योंकि मैंने टॉर्क लगा दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन कोई भी डायरेक्शन में आप दे दो, एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, कोई भी डायरेक्शन में दे दो, वो क्या परफॉर्म करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। इसकी कंडीशन याद रखना। अभी इसी कंडीशन ये है कि ये जो है आपका u बार नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे। अभी 2 केसेस क्या है, u बार और एक्सेलरेशन या तो पैरेलल हो, या तो सेम डायरेक्शन में हो, या तो u बार और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी 180 के एंगल पे हो। तभी क्या होगा, तभी ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा, वरना नहीं करेगा।
समझ आ गया, ठीक है ना। अभी आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आ रही होगी कि ये क्या बात कर रहे हैं सर, यू बार ए बार कौन सा डायरेक्शन, कोई बात नहीं, बस अभी कंडीशंस को याद रखना है, वो धीरे धीरे करके क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेक्टिलिनियर मोशन के लिए कंडीशंस क्या है, बताओ। कब पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और कोई भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दो, लीनियर एक्सेलरेशन, तो क्या करेगा वो, रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। समझ आता है, ठीक है ना। अब क्या, इनिशियल वेलोसिटी अगर नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी है, और आपको एक्सेलरेशन फिर कैसा देना पड़ेगा, या तो उसी के डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कोई और एंगल पे कोई और डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं दे सकते। समझ आ गया, ठीक है ना। तो अगर ये आपने केसेस को क्या कर दिया, ये कंडीशंस को फुलफिल कर लिया, तो आपको क्या देखने मिलेगा, रेक्टिलिनियर मोशन। समझ आता है। अब आपको मैं बताऊंगा सर्कुलर मोशन की कंडीशन, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन, ठीक है ना। फिर जल्दी से कॉपी करो उसको, बाकी दो की कंडीशंस बताता हूँ, ठीक है। चलो चलो भाई, अब सर्कुलर मोशन की कंडीशन देख लो। सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है, तो जो सेकंड है हमारा वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म करेगा पार्टिकल, जब u बार इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी और u बार इज परपेंडिकुलर टू a बार थ्रू आउट। u बार मतलब बाद में तो v बार हो जाएगा, ठीक है ना। थ्रू आउट मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी पार्टिकल को, अरे हिट तो करना पड़ेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और ये अपना v बार है यानी वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर, दोनों आपस में क्या है, यहाँ भी जाएगा देखो तब भी क्या है, मैंने बताया था ये v बार है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर, तब भी क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी पूरी जर्नी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब वो क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये सर्कुलर मोशन समझता है। तीसरा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये पॉइंट पहले नहीं था टेक्स्ट बुक में, लेकिन एंट्रेंस की क्लास में हर साल बताता हूँ मैं, इस साल तो टेक्स्ट बुक में इंक्लूड कर दिया इन लोगों ने। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन तब होगा जब u बार इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। u बार मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी, प्रोजेक्टाइल फेंकोगे कैसे, कैच कैच खेलना है, बॉल तो फेंकना पड़ेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। u बार इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो ये u बार था और इसका एक्सेलरेशन कौन सा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे, ये g बार था, दोनों में एंगल 90 है, 0 है, 180 है, क्या है 180 है, ये ना 90 है ना 0 है ना 180 है, कुछ और एंगल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब u बार और g बार मतलब एक्सेलरेशन, दोनों एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो बुक में जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इन लाइन विद द एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, वो दोनों एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा u बार इज नॉट पैरेलल टू a बार एंड u बार इज नॉट एंटी पैरेलल, नहीं ये ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब एक लाइन में वो नहीं आ रहे, पैरेलल नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं आ रहे, मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये वाला केस है क्या, देखो u बार a बार में, ये वाला केस है नहीं, क्या ये वाला केस है u बार a बार में, नहीं, ये वाला केस भी नहीं है। समझ आ गया। 90 वाला केस है क्या, बोलो, u बार a बार में 90 वाला केस है, नहीं 90 वाला भी नहीं है। समझ में आ गया। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 0 एंगल रखते हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन, 180 का एंगल रखते हैं तब भी रेक्टिलिनियर मोशन, 90 का एंगल रखते हैं सर्कुलर मोशन, और उनके अलावा कोई भी और रखते हैं एंगल को तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया। और भी कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन बनेगा। 3 जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बताए जो आपको पढ़ने हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है ये इसके साथ में भी नहीं आ रहा है, पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल भी नहीं है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो और फोर्थ में लिख देना अदर कॉम्बिनेशंस will lead to complicated motions. Other combination will lead to complicated motions. ठीक है, चलो। तो अब हम लोगों को पढ़ना है एरिस्टोटल की फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है आसान भाषा में गलतफहमी, ठीक है ना। तो जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो गलतफहमी होती है, वो अपने को समझना। तो मिसकंसेप्शन था, उसने कॉन्सेप्ट को गलत समझ लिया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो एरिस्टोटल्स फैलेसी आर्टिकल 4.2, एरिस्टोटल्स फैलेसी। तो एरिस्टोटल की फैलेसी जो है ये क्या है? एरिस्टोटल की फैलेसी क्या है, अब समझो ज़रा। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है, मैं एग्जांपल अपने हिसाब से ले रहा हूँ उसकी बात समझाने के लिए। आपके पास फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है, ठीक, आप उसको हिट करते हो, यानी आपने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो आपने उसको हिट कर दिया। हिट करने के बाद क्या होगा, एरिस्टोटल ये बोलता है कि ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि आगे जाकर के ये रुक जाएगा। कॉमन एक्सपीरियंस ना हमारा, आगे जाकर ये कुछ दूर के बाद चलते चलते फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाकर के रुक जाएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। एरिस्टोटल ये कहता था अगर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो आपको कंटिन्यूस फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अब देखो, फोर्स लगा के हट गए तो वेलोसिटी कम होते 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 क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक। मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूसली v वेलोसिटी से ही चले। कितनी वेलोसिटी चले, v वेलोसिटी से ही चलता रहे, तो क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस फोर्स लगा करके उसको v वेलोसिटी से चलाना पड़ेगा। ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट को मुझे कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकंड से चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड से उसको कंटिन्यूसली फोर्स लगा करके चलाना पड़ेगा। मुझे अगर कार को कांस्टेंट स्पीड पे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंजन के थ्रू कांस्टेंट फोर्स लगवाना पड़ेगा। ये तो एरिस्टोटल सही सोच रहा है, लेकिन गलीली ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब आपको फिजिक्स को समझना है ना तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अब समझाता हूँ मैं कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, गलीलियो क्या कहता था, तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था, एरिस्टोटल्स फैलेसी, ठीक है ना। गलीलियो क्या कहता था, अब गलीलियो का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। गलीलियो का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आप क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, अच्छा गलीलियो ने एक और बात बताई सबसे पहले, उसने बोला कि आप क्या कर दो, यहाँ पर जो सरफेस और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको निगलेक्ट कर दो। यहाँ तो फ्रिक्शन था, आसपास जो एयर रेजिस्टेंस है, हवा भी तो रोकती है ना अपने को, हवा भी क्या करती है, रेजिस्ट करती है, वो एयर रेजिस्टेंस को भी क्या कर दो, 0 कर दो। एयर रेजिस्टेंस को 0 कर दो, फ्रिक्शन को भी क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है ना। अब गलीलियो कहता है कि आप क्या करो, अब आप ऑब्जेक्ट को क्या करो, हिट करो, फोर्स लगाओ। फोर्स लगाने पर उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी, फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल उसको वेलोसिटी मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोलता है कि अगर आप ये एयर रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे, फ्रिक्शन को भी 0 कर देंगे, तो ये हमेशा क्या करते रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से चलता ही रहेगा। और ऐसे ही होता है, हमने करके देखा, हमने फ्रिक्शन को 0 कर दिया और हमने क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, फिर हमने उसको हिट किया। ऑब्जेक्ट को जैसे हिट किया उसको जो वेलोसिटी मिली, अब वो वही वेलोसिटी से चलते रहता है, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते ही जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो हमको तो वही दिख रहा है जो एरिस्टोटल को दिख रहा था, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो बोलता है गड़बड़ यहाँ हो रही है कि जो रियलिटी है, रियलिटी में फ्रिक्शन भी होता है और क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। तो आप जो ये फोर्स लगाते हैं ना, ये फोर्स कहाँ काम आता है बताओ, वो इन दोनों को ओवरकम करने के काम में आता है। जब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है ना रियल लाइफ में, तो ये फ्रिक्शन क्या करता है, उसको अपोज करता है, एयर रेजिस्टेंस भी क्या करता है, अपोज करता है। इन दोनों को काटने के लिए क्या करना पड़ता है, वो कंटिन्यूसली लग रहे हैं, तो इन दोनों को काटने के लिए अपने को हमेशा कंटिन्यूसली ये फोर्स लगाना पड़ता है, ताकि वो इन दोनों को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। समझ आया, क्लियर हो गया। तो रियल लाइफ में कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा, जो एरिस्टोटल बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को एक बार आपने क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी,
उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी आ गई, अब क्या होगा, वो चलते ही रहेगा। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली गैलीलियो ने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स भी जीरो। समझे, मतलब ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। समझ आ गया। तो आप बोलेंगे रियल लाइफ में क्यों लगाना पड़ता है, फिर क्यों लगाना पड़ता है, ताकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए हम लोग, इस वजह से लगाना पड़ता है। अगर उन दोनों चीज़ों को निकाल दिया जाए तो एक बार फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट चलता जाएगा। समझ आई बात, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। आप बोलेंगे ये सब क्या पढ़ा रहे, नीट में सवाल आया था 2018 में, समझे, 17 या 18 में कोई तो एक ईयर में आया था। एग्जैक्टली ये नहीं पूछा था, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछा था, तो पता होना चाहिए आपको ये। समझ आ गया। तो आज ये चीज़ क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमको क्यों लगाना पड़ता है फिर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, उन फोर्स को काटने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर वो फोर्सेस निकाल दिए जाए तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बस इनिशियल वेलोसिटी दे दो, वो चलेगा अपना, ठीक है। चलो भाई, तो ये जो है ये आर्टिकल आप लोग लीड कर लो जल्दी से, एरिस्टोटल्स फैलेसी 4.2, फिर मैं आपको न्यूटन के लॉ समझाता हूँ। चलो फटाफट करो। चलो, तो एरिस्टोटल गलत था तभी तो फैलेसी है। एरिस्टोटल गलत था तभी तो क्या लिखा है, फैलेसी, मिसकंसेप्शन है उसका, ये समझ आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से यहाँ पर अपने को ये समझ में आ गया। तो एरिस्टोटल क्या कहता था, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस फोर्स लगाना पड़ेगा। गैलीलियो ने क्या करेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, कांस्टेंट फोर्स हो जाने दो, फोर्स ही रिक्वायर्ड नहीं है बोलता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, ये अपने को समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने अपने को। न्यूटन के मोशन के कितने लॉ हैं, 3 लॉज। तो न्यूटन के और भी लॉज हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे कई सारे लॉज हैं, लेकिन मोशन के कितने लॉज हैं, 3 लॉज, ठीक है। चलो, तो मोशन के क्या क्या लॉज हैं। फर्स्ट लॉ तो याद होगा एटलीस्ट, फर्स्ट नहीं थर्ड लॉ तो याद होगा एटलीस्ट, है ना। थर्ड लॉ तो सभी को याद होता है, ठीक है, हर जगह चिपका देते, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये बताओ। A body at rest will remain at rest if a body in motion will remain in motion unless and until rest occurs. हाँ, if a body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion unless and until it is compelled by an external unbalanced force with respect to an inertial observer। ये चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक, क्योंकि अगर इनर्शियल नहीं होगा, नॉन इनर्शियल होगा, तो न्यूटन का लॉ तो डब्बे में जाता है, न्यूटन लॉ फेल हो जाता है। पता है सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो आता है सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, आता हूँ मैं उसको, आता हूँ। चलो, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसमें सबसे पहला लॉ क्या है, लिख लो जल्दी से। बुक में एक स्टेटमेंट दिया है, मैं आसान स्टेटमेंट देता हूँ तुमको, वो लिखो। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन will remain in motion a body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion unless and until it is compelled by an external unbalanced force it is compelled by an external unbalanced force, ब्रैकेट में लिखो, with respect to an inertial observer, ब्रैकेट में लिखो with respect to an inertial
ऑब्जर्वर with respect to an inertial observer with respect to an inertial observer, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या है वो आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, तो ये क्या कहता है, इसको समझो। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, एक डब्बा है मास m का, वो रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। कब तक रेस्ट पर रहेगा? 100 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल रेस्ट पर ही रहेगा। पूरी ज़िंदगी रेस्ट पर, दुनिया ख़त्म होने तक रेस्ट पर ही रहेगा। कब तक? लेकिन कब तक? जब तक फोर्स नहीं लग जाता। फोर्स लग जाएगा तो ये रेस्ट से किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा, ठीक। तो बेसिकली रेस्ट से मोशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट केस। सेकेंड केस ये कहता है, क्या लिखा है मैंने? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। मतलब क्या? वो अभी फुटबॉल लिया था ना, तो वो जो फुटबॉल है, बोले भाई, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, फॉर एवर मोशन में रहेगा वो। कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाता। समझ में आ गया? कौन सा फोर्स? जो उसको रोकेगा। तो रियलिटी में क्यों रुकता है, रियल लाइफ में क्यों रुकता है? क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस रोक रहे हैं। उनको निकाल दिया जाए तो चलता ही रहेगा। an object is at rest will remain at rest, an object in motion will remain in motion unless and until an external unbalanced force is applied। unbalanced लगना चाहिए ना, यहाँ से तुमने लगाया 1 न्यूटन, वहाँ से लगाया 1 न्यूटन, नेट क्या हो गया? बैलेंस, वो चलता ही रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझे? ठीक है ना। तो एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, जैसे यहाँ लगाते हो 5 न्यूटन, उधर भी लगाते हो 5 न्यूटन, नेट कितना फोर्स है? 0। अरे 180 के एंगल पे ना वेक्टर है, नेट कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या? रेस्ट पर ही रहेगा। तो कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? एक साइड पे अनबैलेंस लगाना पड़ेगा। समझ आ गया? एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। समझ में आ गया? विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। आगे समझेंगे इसको क्या बोलता है, क्योंकि आगे जाके न्यूटन का लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। समझा? क्लियर हो गया? चलो, ये अपने को समझ में आता है। यहाँ पर सबसे पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है वो पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसको समझो, लिखो नहीं, समझाता हूँ मैं, टाइम दूंगा अभी, इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। ये क्या कहता है? अच्छा, ये किस में था? ये मोशन में था। मोशन से रेस्ट पर लाना है, तब भी क्या करना पड़ेगा? समझ आ गया? वो स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी, वो ट्रेन को रोक लेता हो जाके, समझ में आ गया? तो क्या करता है? चलती हुई ट्रेन को रोकता है कि नहीं रोकता है? तो बेसिकली क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो अगर मोशन से रेस्ट पे लाना है तब भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रेस्ट से मोशन में लेके जाना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन से रेस्ट पर लाना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। फोर्स कब नहीं लगाना पड़ेगा? जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? रुके हुए को चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, चलते हुए को रोकना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तब फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। समझ आया? तो अब तो लगाना पड़ेगा ना। रुके हुए को चलाना है, बोला ना मैंने, रुके हुए को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आता है? ठीक है ना। और चलते हुए को रोकना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझा? यानी फोर्स कब लगाना पड़ता है? जब एक्सेलरेट करवाना है। एक्सेलरेट करवाना मतलब या तो वेलोसिटी को बढ़ाना है या तो वेलोसिटी को घटाना है। वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करना है तब फोर्स लगाना है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये चीज़ अपने को समझ में आ रही है। अब जो है ये क्या कहता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आपकी बुक में आर्टिकल दिया हुआ है 4.3.1। इट शोज एन इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलता है?
एक इक्विवेलेंस बताता है कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। कौन? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि रेस्ट पर अगर उसको रखे रखना है तब भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते रहना है तब भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इट शोज इक्विवेलेंस बिटवीन, इक्वल नहीं बोल रहा है, इक्विवेलेंट बोल रहा है, मतलब सेम सेम है, लगभग लगभग सेम सेम, सिमिलर है, ये मतलब होता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एज बोथ नीड अ नेट अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द स्टेट। समझ में आ गया? दोनों के दोनों स्टेट में क्या करना पड़ेगा, नेट अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेट की बात कर रहा है? एक बोल रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, और एक क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझे? ये दोनों जो स्टेट है, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट होता है मजे में होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आप उसको चेंज नहीं करने का, ठीक है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रेस्ट से मोशन में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, अब इसको क्या करना है, रोकना है, तो तब भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये स्टेट को चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, नेट अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट रीड करो अभी क्या कह रहा है। It shows an equivalence between state of rest and state of uniform motion along a straight line as both need a net unbalanced force to change the state. दोनों स्टेट को अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना। चलो कोई डाउट है क्या, समझ आई बात? ठीक। इसके बाद both these are referred to as state of motion, ठीक है ना। दोनों के दोनों को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ। एक्चुअली ये दोनों को स्टेट ऑफ मोशन नहीं कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं स्टेट। क्या बोलना चाहिए, स्टेट। पार्टिकल का स्टेट क्या है, पार्टिकल के दो स्टेट, स्टेट का मतलब हाल, स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है, हाल। तो पार्टिकल का हाल क्या है, तो पार्टिकल का दो हाल हो सकता है, या तो पार्टिकल रेस्ट पर है या तो पार्टिकल मोशन में। तो आज से अगर मैं आपको पूछूंगा पार्टिकल का स्टेट बताओ, तो क्या बताओगे, रेस्ट पर है या मोशन में। महाराष्ट्र गुजरात नहीं बताना, तो क्या बताना, या तो रेस्ट पर है या तो मोशन में। समझ आया? ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से क्या है, स्टेट के दो मतलब होंगे। आज से आगे जा करके जब मैं ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे स्टेट का मतलब बदलेगा। वहाँ पे स्टेट का मतलब होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और उसका डायरेक्शन बताओ। लेकिन जब तक हम लोग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, न्यूटन लॉ से डील कर रहे हैं, तो स्टेट का मतलब क्या होगा, दो चीज़ें। क्या दो चीज़ें? स्टेट का लिटरल मीनिंग होता है पार्टिकल का हाल बताओ। पार्टिकल का स्टेट बताओ मतलब पार्टिकल का हाल बताओ। क्या बताना है, पार्टिकल रेस्ट पर है या मोशन में, ये बताने का मतलब। ठीक है, चलो भाई, ये अपने को समझता है। और पार्टिकल रेस्ट पर है या मोशन में, ये तो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आसान भाषा में मतलब होता है ऑब्जर्वर। क्या मतलब होता है, ऑब्जर्वर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ठीक है ना। तो कोई चीज़ रेस्ट पर है या मोशन में, वो क्या है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हुमा है और इसके ऊपर बैठी है सादिया। तो अगर सादिया को पूछेंगे कि उसका स्टेट क्या है, तो सादिया अपने आप को क्या बोलेगी, रेस्ट पर बोलेगी। सादिया बोलेगी हुमा पीछे जा रही है। समझ में आ गया। और हुमा के हिसाब से सादिया कहाँ कर रही है, आगे जा रही है। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो रेस्ट और मोशन तो रिलेटिव बात है। समझ आई बात। कोई यहाँ पर चींटी बैठी हुई है अगर, तो चींटी के हिसाब से चींटी अपने आप को क्या बोलेगी, मैं मूव कर रहा हूँ, चींटी क्या बोलेगी, चींटी बोलेगी रेस्ट पर ही, बाकी चीज़ें पीछे जा रही। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यही तो होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, अभी अच्छा याद आया मुझे, ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्टेशन आ रहा है। स्टेशन आता है क्या, अरे स्टेशन तो वही है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, वो क्यों, रिलेटिव टर्म है। बात समझ में आ रही है। स्टेशन नहीं आता है, हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशन आ रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को क्या मान लिया, रेस्टोरेंट मान लिया। ट्रेन में चलते हैं, वो खंबे पेड़ सब पीछे जाते हैं, ये पीछे, वो पीछे थोड़ी जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। कुछ समझ आ गया। सब किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर के लिए टर्म क्या है, टेक्निकल टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आया, ठीक। चलो, तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। इसके बाद जो है, इट डिफाइंस, सेकेंड पॉइंट है, इट डिफाइंस फोर्स इज एन एंटाइटी और अ फिजिकल क्वांटिटी दैट ब्रिंग्स about a change in the state of motion of a body. Force is something that initiates a motion or controls a motion. Second law gives a quantitative understanding or its mathematical expression. तो ये फोर्स के बारे में आपको बताता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सेकंड और थर्ड पॉइंट पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। तो क्या क्या समझा बताओ उसमें। फर्स्ट लॉ में क्या है,
ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। समझा? क्लियर हो गया? स्टेट के कितने मतलब है? दो। यानी पार्टिकल दो स्टेट में रह सकता है, या तो रेस्ट में रह सकता है या तो मोशन में। रेस्ट से मोशन में लेके जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन से रेस्ट पे लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना है तो फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा अपने को। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले आप लोग कॉपी कर लो उसको जल्दी से, कंप्लीट करते हैं पहले। स्कूल कितने बजे के जाना है? चलो अभी कुछ दिन है, उसके बाद जाना नहीं है कॉलेज, जैसे रोज छूटेगा वरना। हाँ, रोज छूटेगा वरना। हम लोग बोलते हैं इसीलिए कि ऐसे कॉलेजेस लो जहाँ पर अटेंडेंस का इशू ना हो, स्टार्ट में ही बोलते हैं हम लोग ये, ठीक है? चलो, इसरार को मैं ही रिकमेंड किया वहाँ पर, मुझे तुम्हारा तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है अब्दुल्ला पटेल में। बाकी कॉलेजेस ध्यान रखें, इनका मॉर्निंग का कॉलेज है, सोच समझ के कॉलेज लेने बोला था मैंने, बोला था ना, क्यों ले ली ऊट पटांग कॉलेज? फिर कैसे अटेंडेंस का इशू होगा फिर। चलो अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक छोटा बच्चा है और बहुत ज़िद्दी बच्चा है, इस बच्चे के दो घर हैं, ठीक? तो ये जो है इसके दो घर हैं, एक घर गांव में एक घर शहर में, ठीक? अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक? अब ये है ज़िद्दी भाई, ये जिस घर में जाता है ना उस घर में इसका दिल लग जाता है, अभी वहाँ से हटना नहीं चाहता, ठीक है? तो अभी ये फॉर एग्जांपल शहर वाले घर में, तो अभी स्कूल चल रही है, ये है वो है बाकी चीज़ें, तो अभी ये घर में है वो, ठीक है? अब क्या हो जाता है, अब छुट्टियाँ पड़ गई, तो अब शहर वाले घर से कहाँ जाना है? गाँव वाले घर में जाना है, तो अब इसका दिल यहाँ लग गया, अब यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहता, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे और उसको पकड़ के खींच के कहाँ लेके जाएंगे? गाँव लेके जाएंगे, ठीक है? तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये यहाँ पर आ गया, गाँव वाले घर में आ गया, अब 1-2 महीने उधर रह लिया, मैंने क्या बोला, जिस घर में जाता है उसका दिल लग जाता है, अब उससे हटना नहीं चाहता, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, वापस शहर आना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से उसको खींच करके फिर से क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा और फिर से होम 2 से होम 1 में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये अपोज करता है। क्या करता है ये? अपोज करता है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहता, यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहता। समझ आ रहा है? ठीक। अब क्या, ये जो बच्चे वाली प्रॉपर्टी है ना, ये जिद्दी बच्चे वाली प्रॉपर्टी इस दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में, इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, उसके भी 2 घर हैं। यानी जैसे यहाँ पर 2 होम्स थे ना, यहाँ पर 2 स्टेट है। हर ऑब्जेक्ट के बाद 2 स्टेट होते हैं, एक स्टेट को बोलते हैं रेस्ट और एक स्टेट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है तो अपने आप उसका दिल लग जाता है उसमें। डस्टर अभी क्या है? रेस्ट पर है, कितना ही बोलूं चलो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसका दिल लग गया उसमें। अब अगर रेस्ट से मोशन में लाना तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब क्या, अब स्पाइडरमैन को इतने सारे जाले क्यों लगाने पड़े थे? बोलो, वो क्या था वो? अरे बेसिकली इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उसकी वेलोसिटी, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था। बेसिकली था क्या, ट्रेन मोशन में थी। समझ में आ गया? कितना भी बोलता रुको, नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन अंदर भी क्या है? जिद्दी बच्चे वाली प्रॉपर्टी। वो क्या बोलेगा? नहीं मेरा दिल लग गया, किसमें? मोशन में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा? मोशन से रेस्ट पे आने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है ना? तो अगर रेस्ट से मोशन में जाना है तब भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और मोशन से रेस्ट पर लाना है तब भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसका 2 घर है, इसके 2 स्टेट है, एक होम 1 था, एक होम 2 था, एक रेस्ट है, एक मोशन है। यहाँ पर भी फोर्स लगाना पड़ रहा है, वहाँ पर भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसके अपोजिशन को बोलने, इसके अपोज करने को बोलेंगे अपोजिशन। इसके अपोज करने को क्या बोलेंगे? अपोजिशन। इसके अपोज करने को बोलेंगे इनर्शिया। समझा? तो इसके अंदर वो अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो बेसिकली हमारे पास क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है फिर? बोलो। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। समझ आ गया? इनर्शिया क्या है?
अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। बॉडी अपने आप से अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो बॉडी अपने आप से अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता। बॉडी को अगर रेस्ट से यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, यानी रेस्ट से मोशन में लेके आना, क्या लगाना पड़ेगा? मोशन से रेस्ट पर लाना, क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और ये जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। समझ आया? क्लियर हो गया? कॉपी कर लो उसको, ये दोनों पॉइंट समझा दिया तुमको मैंने इसमें। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है it defines force as an entity or a physical quantity that brings about a change in its state of motion of a body. That is, force is something that initiates a motion or controls the motion. समझे? तो बेसिकली क्या डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। समझे? कोई पूछेगा फोर्स का डेफिनेशन क्या है, आप बोलोगे फर्स्ट लॉ। इनर्शिया कहाँ बताया जाता है? फर्स्ट लॉ में, ठीक है ना। तो बेसिकली इट डिफाइंस फोर्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है? फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है। तो अगर कोई पूछेगा फोर्स क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे? फोर्स बॉडी का स्टेट चेंज कर देता है। स्टेट का मतलब रेस्ट और मोशन। रेस्ट से रहे तो रेस्ट पर है तो मोशन में ले आएगा, मोशन में है तो रेस्ट पर ले आएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट लॉ फोर्स का डेफिनेशन है, सेकेंड लॉ फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थर्ड लॉ फोर्स की प्रॉपर्टी है। समझ आया? तो इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है? फोर्स के बारे में। ठीक, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट लॉ क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ क्या करता है? फोर्स को मतलब फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका देता है, फोर्स का फॉर्मूला देता है, F = dp/dt। और थर्ड लॉ क्या करता है? फोर्स की प्रॉपर्टी बताता है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, तो ये अपने को समझ में आ गया। उसके बाद जो है इट डिफाइंस फोर्स एज एन एंटाइटी, ये समझ में आ गया अपने को। सेकेंड लॉ गिव्स इट्स क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग और इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब उसका फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है इट डिफाइंस इनर्शिया। थर्ड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ में थर्ड पॉइंट, समझे? वो क्या है? इट डिफाइंस इनर्शिया एज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट। समझे? इनर्शिया मतलब जिद्दी बच्चा। समझ में आ गया? वो जिद्दी बच्चे वाली प्रॉपर्टी इस दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गया? बाय विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। समझ में आ गया? रेस्ट पर है तो अब दिल लग गया, रेस्ट से हटना नहीं चाहता। समझ में आ गया? मोशन में है तो मोशन में रहने दो, उस पर रेस्ट पे नहीं आना अभी, ठीक है ना। वैसा है। इनर्शिया इज मेजर्ड एज दी मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया का भी मेजरमेंट कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा कोई ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ज़्यादा है, अपोजिशन ज़्यादा है? इनर्शिया के लिए वन वर्ड डेफिनेशन क्या है? अपोजिशन। समझ में आ गया? तो कैसे पता लगेगा किसी में इनर्शिया ज़्यादा है, किसी में इनर्शिया कम है? जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। समझ आ गया? ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, इसको मुझे मूव कराना है, आराम से मूव करेगा। क्यों? इनर्शिया कम है, अपोजिशन कम है, कम फोर्स में मान गया। समझ में आ गया? उतने फोर्स में ये मान रहा है क्या? क्यों नहीं? इनर्शिया ज़्यादा है, अपोजिशन ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना, ऐसा है। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया। इनर्शिया इज मेजर्ड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये भी बोल सकते हो। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, लिख लेना इसको। और उसके बाद मोर स्पेसिफिकली इट इज़ कॉल्ड इनर्शियल मास। ये मास को क्या बोलते हैं एक्चुअली? हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं। और इनर्शियल मास को कैसे मेजर करते हैं? F = क्या होगा? m × a। तो m क्या होगा? F/a। तो ये जो मास है इसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। और जो ग्रेविटेशन फोर्स में तुम लोग करते हो Gm1m2/r²। फॉर एग्जांपल ये दूसरे ऑब्जेक्ट का या अर्थ का मास है, तो ये ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, तो m2 क्या होगा बताओ? m2 होगा Fr²/Gme। तो ये जो मास होगा ना ऑब्जेक्ट का मास, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। समझ में आ गया? तो पहले दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाता था, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। फिर बाद में पता लगा दोनों क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। समझ आ गया? ठीक है ना। तो ये मास यहाँ से जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल मास। और यहाँ से जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल मास। और दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, अब आपके लेवल पे फ़र्क नहीं है। तो मोर स्पेसिफिकली इट इज़ कॉल्ड इनर्शियल मास विच इज़ द रेशियो ऑफ नेट फोर्स टू द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन। नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। और ये जो मास होता है इनर्शियल मास, किसका मेजर देता है? इनर्शिया का। इसका मेजर देता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? अपोजिशन है, बॉडी कितना अपोज कर रही है। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलो तो यहाँ तक अपने को समझ में आ जाता है। तो बेसिकली अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में। हर चीज़ का मैं दो डेफिनेशन देता हूँ, एक वो जो एग्ज़ाम में लिखने का है और एक वो
जो भेजे में जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। ये तो बोलता है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये तो बोला है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। समझ में आ गया? यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत। समझ आ गया? इनर्शिया क्या है? चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत, यही है इनर्शिया। समझ आया? तो इनर्शिया क्या है? दिक्कत, अपोजिशन। समझ में आ गया? चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत। आगे जाके बढ़ाऊंगा रोटेशनल इनर्शिया, तो वो होगा घुमाने में दिक्कत या घूम रहा है तो रोकने में दिक्कत। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, रोटेशन इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ तक अपने को क्लियर जाता है। 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया? स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? दोनों इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया? दोनों को यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। स्टेट का मतलब 2 चीज़ें, क्या? रेस्ट और मोशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या पता लगा? फर्स्ट लॉ क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। ये बताता है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट का मतलब रेस्ट से मोशन में ले आएगा, मोशन से रेस्ट पर ले आएगा। समझा? क्लियर हो गया? सेकेंड लॉ क्या करेगा? फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या समझाया गया? हर फिजिकल ऑब्जेक्ट में क्या होती है? इनर्शिया होता है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? आपको पूछेगा इनर्शिया का यूनिट बताओ। इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती हो जैसे एक जिद्दी बच्चे वाली प्रॉपर्टी। वो क्या करता है? अपोजिशन करता है। क्या करने के लिए अपोज करता है बताओ? अपोज करता है। क्या करता है? कौन सी चीज़ को अपोज करता है? स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है। समझ में आ गया? और स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है, लेकिन अगर मुझे उसका स्टेट चेंज करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या है? इनर्शिया। समझ में आ गया? मुझे उसके स्टेट को चेंज करना है, यानी क्या? रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट पर लाना, तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। समझा? क्लियर? बस ये हो गया हमारा। इसके बाद सेकेंड लॉ जो है वो कल पढ़ाऊंगा मैं आपको।